ऑर्गेनिक के कन्वर्जन किए तुमने? कितने बच्चे हो? ट्राई कर रहे हो ना तुम लोग? मंडे लास्ट होगा, देखो मंडे स्कूल में जो क्लासेस होंगी वो लास्ट क्लासेस होंगी। तो मंडे तक ले आना, कल संडे है तो कल कोई क्लास नहीं होगी। और मंडे को स्कूल में क्लासेस ले लेंगे अपन, है ना? एक सुबह ले लेंगे, एक शाम की शिफ्ट में ले लेंगे, ऐसे घर से नहीं लेंगे फिर। कितने बच्चे आ गए देखना। बस एक तू है, और कौन है? अरे अच्छा, निष्ठा है, और कौन है? प्रिंस नहीं आया? उनको आता होगा ये चैप्टर। चलो कोई बात नहीं। हाँ बताओ। हम्म। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ है? अच्छा। हाँ वो मैंने बताया था कल आपको। और वो नोट्स कॉपी में भी देखना, एक बार आप पढ़ना। प्रदीप है आपके पास में? हाँ बस सही है, तो प्रदीप में भी देखना, वहाँ पे इन्फॉर्म किया हुआ है। ऑस्मोटिक प्रेशर की सबसे पहली बात है कि ये मोलैरिटी पर डिपेंड करता है, कल भी बताया था मैंने क्लास में। और बाकी सारी की सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है? MOLA LI TY। जैसे हाँ होने देंगे। नहीं, क्यों? कंसंट्रेशन वे हाँ वेरिएबल हो सकती है, पर हम इतना ज्यादा चेंज थोड़ी करते हैं। बहुत ज्यादा चेंज थोड़ी करते हैं। और सिर्फ एक फैक्टर मान लो अच्छा हुआ, उसके बेसिस पे भी हम नहीं करेंगे। तो यहाँ मोलैरिटी तो होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास बाई वॉल्यूम पर काम करते हैं। जो पार्टिकल्स को मूव कराते हो ना, सॉल्वेंट मूव कर रहा है लो से हाई कंसंट्रेशन की तरह, तो फिर वो कंसंट्रेशन देखते कैसे हो? मोल्स पर लीटर में ही देखेंगे, वेट में तो देखेंगे नहीं। सॉलिड तो हो नहीं सकता, मूवमेंट ही नहीं करेगा सॉलिड तो। समझ आया? सॉल्वेंट मूव करता है तो फेस तो लिक्विड होनी चाहिए। जैसे ये कंसंट्रेशन को तो आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो एक तो ये चीज है, डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही हम बताते हैं फिर कि मोलैरिटी पर डिपेंड करती है। नंबर टू, इस पाई की वैल्यू को आप 10⁻³ ATM यानी बहुत ही कम वैल्यू तक कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि बाकी की क्वालिटेटिव, अब इसको देखो टेम्परेचर को, यदि 0.000001 पे आ रहा है कोई भी चेंज, तो आप इसे ना के बराबर कंसीडर करोगे एलिवेशन। हाँ तो पर इसमें पाई यहाँ तक कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है? ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि पाई जो है वो CRT होता था, CRT के बाद Na/WA/Ma। ये लो। अब पॉलीमर हुआ तो उसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होने से पाई की वैल्यू बहुत कम आएगी। पर हम पाई को कैलकुलेट कर सकते हैं एपरेटस से, इंस्ट्रूमेंट से। कहाँ तक की रेंज तक? 10⁻³ ATM। इसलिए ये अच्छा है, ठीक है? इसी को यूज कर सकते हैं, इसको तो बिल्कुल ही यूज नहीं कर सकते, ठीक है? ओके फाइन। चलो ठीक है, एक टेम्परेचर से रिलेटेड भी पॉइंट था, वो देख लेना एक बार, नोट्स कॉपी में लिखा होगा जरूर से, नहीं तो प्रदीप की बुक में भी लिखा हुआ है। वर्ड चेंज कर। आगे बच्चे कितने आ गए? वेरी गुड। चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अबे ये आवाज क्यों आ रही है मुझे बार बार? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जब मैं बात करूँ तो मेरा टॉपिक स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। और अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के मेरे को 3 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। कौन कौन से? एक तो होता है एनोड कैथोड पर प्रोडक्ट। ठीक है, मैं शॉर्टकट में बताऊंगी, आप लोगों को समझ आ जाएगा ना, एनोड कैथोड मूवमेंट ऑफ आयन हो जाएगा। एक होगा फैराडे लॉ। फैराडे लॉ, सही है? लॉ कितने थे? दो। तो आप लोगों को डिटेल करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लगाओ आंसर दे दो। नंबर थर्ड हमारे पास में आएगा क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ करंट, ये मेजर करना। जैसे वो फैराडे नहीं होती थी, 2 फैराडे या 6 फैराडे ऐसे।
तो इस बार का जो एग्जाम दिया था आपने प्री बोर्ड, उसमें भी ये क्वेश्चन आ रहे थे। तो अब मेरी स्टार्टिंग यहाँ से होगी सबसे पहले तो, कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए यदि मैं बोलती हूँ तो डायरेक्ट रिडॉक्स पर बेस्ड एक कंटेनर जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट होते हैं। बैटरी के टर्मिनल उनका एनोड और कैथोड बनाते हैं, प्लस माइनस। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आप यहाँ पर डालते हैं जिनका आयनाइजेशन होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैटरी और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पे, और फिर वो आयंस फर्निश करे। अब आयंस मान लो मैंने कह दिया इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर NaCl है और वो भी एक्वस है, तो फिर यहाँ पे टोटल टाइप्स ऑफ करंट आयंस के Na+Cl नेगेटिव फॉलो करेगा या फिर H+OH नेगेटिव आयन करेगा, फ्लो करेगा। अच्छा, इसमें मेरे पास सबसे पहले चीज आती थी एनोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा आयन आएगा, तो अपोजिट आयन ही आएगा, या तो Cl- या तो OH-। तो आप लोगों को सिखाया था, ऑर्डर बच्चों को याद होना चाहिए। Cl को प्रेफर करते हैं विद रेस्पेक्ट टू OH, और नाइट्रेट और सल्फेट पीछे रहते हैं इससे। याद आ रहा है, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था। तो हमने Cl को प्रेफर किया, इसलिए एनोड की रिएक्शन होगी Cl- से कन्वर्ट होना Cl में और साथ में इलेक्ट्रॉन में। तो ये प्रोसेस कहलाएगा ऑक्सीडेशन। प्राइमरी चेंज, आयंस का एटम में बदलना, और फिर ये था कि अकेला तो क्या करेगा, ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे करके आप बताओ, है ना। तो कॉपी में जब रिएक्शन लिखाई हुई है तो एक तरीके से लिखा रखी, वैसे तो ये भी काफी अच्छा तरीका ही है, पर फिर भी वो और थोड़ा सा अच्छा लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देकर आओ। कैथोड होते ही नेगेटिव चार्ज है, आयंस प्लस आएंगे, Na+ या H+। आप किसको प्रेफर करोगे, H+, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। सो अब यहाँ पर आप 2H+ ले लो, ऊपर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स ले लो, ये रहे, और कन्वर्ट कर दो H2 गैस में, खत्म हो गया। जो प्रोसेस प्रोसीड किया वो रिडक्शन है। बताइए समझ आया कि नहीं आया प्रोसेस। वेरी गुड। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, सेल और भी तरीके के हैं, जैसे ये तो पहला सेल ही समझ लो, पहला है दूसरा सेल था जो भी था, इंपॉर्टेंट बता रही हूँ मैं। सेकंड सेल जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट, वो CuSO4 सेल हुआ करता था। CuSO4 भी एक्वस होता था। तो एक्वस होने की वजह से इसमें 4 तरीके के आयंस होंगे, अब मैं शॉर्टकट मार रही हूँ। सल्फेट आप लोग बोल सकते हो यदि आपको याद है तो, OH-, मुझे लगेगा अच्छा ठीक है ये तय है इनका। हाँ जी बताएं, हो गया। ये चारों आयंस हो सकते हैं इसमें। फिर जब रिएक्शन चेंज होती है तो वो कैसे होती है, या तो रिएक्शन होती है एट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो इसका मतलब ऐसा जो सेल था उसमें इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के हैं जो कि खुद इनर्ट है, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रोड जो होंगे वो दो तरीके के होते हैं, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल वाला और एक नेगेटिव। प्लस पे माइनस आएगा, माइनस कौन कौन होते हैं, सल्फेट और OH। आपको मैंने ऑर्डर सिखाया था, आपको किसको चूज करना चाहिए, OH को। तो अब मैंने कहा था याद कर लिया करो, ये चीजें तो बहुत छोटी सी होती है, ट्वाइस H2O2 और इलेक्ट्रॉन का निकलना। कैथोड पर माइनस चार्ज होता है, कौन कौन आएगा, Copper 2+ या H+ में से किसी एक का रिडक्शन होगा, और वो कॉपर होगा क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आप बोलो 0.34 वोल्ट होता है। तो इसलिए हाइड्रोजन का 0 होता है, और Copper 2+ का ज्यादा नहीं होता है, 0.34 होता है, हमें याद ही होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, बैलेंस कर लेना, जहां से 4 इलेक्ट्रॉन है ये 2 है, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तैयार हो जाएगा, काम खत्म हो गया। समझ में आ गया ये वाला सेल कैसे चला। या तो फिर कॉपर इटसेल्फ पर भी काम कर सकता है, यानी आपके सेल में जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर के भी बने हो सकते हैं। यदि कॉपर के बनेंगे तो टर्मिनल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक पे प्लस और एक पे माइनस। फिर जब ऑक्सीडेशन होगा तो कॉपर सॉलिड का होगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आयंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बल्कि खुद इलेक्ट्रोड काम करने लग जाता है, इटसेल्फ अपना ऑक्सीडेशन कर देता है, और खुद ही सॉल्यूशन के अंदर जब रिडक्शन आएगा तो खुद ही के आयन को रिड्यूस भी कर। इसका मतलब इस तरीके के काम में होता क्या होगा, ऐसा यदि सेल में मेजर करूं तो एनोड की साइड से जो इलेक्ट्रोड है वो कम होता चला जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, ठीक है ना। बैटरी से लगा देते,
और कैथोड की साइड का मोटा होता चला जाएगा, क्योंकि एनोड से टूट रहा है और कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है। इज दिस ओके? खत्म। बहुत है 2 सेल तो 2 मैंने पढ़ा दिए। कॉपर सल्फेट एक्वस की तरह ही कौन सा सेल होता है? सिल्वर नाइट्रेट एक्वस भी होता है। तो वो सेम है, सेम। जहां आप एजी प्लस लिख दोगे, नाइट्रेट माइनस कर दोगे, बस बाकी सब सेम है। यहाँ पर जैसे सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीडेशन सिल्वर का होगा, डिपॉजिशन भी सिल्वर का होगा, यानी दोनों केस हो सकते हैं। सेल प्लेटिनम पे भी हो सकता है इलेक्ट्रोड, और यहाँ सिल्वर की कॉपर की जगह सिल्वर इलेक्ट्रोड भी हो सकता है। तो आप लोग देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने अब इसे छोड़ दिया है, अब मैं इसे नहीं बता रही हूँ। अब इस पर बेस्ड मैंने सेकंड चॉइस उठाई है, वो है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ के अंदर होता क्या था कि 2 तरीके के फैराडेज के लॉ दिखाया करते थे। उसको उठाओ, उससे पहले मैं क्वांटिटी ऑफ करंट के बारे में बात करना चाह रही थी। क्वांटिटी ऑफ करंट के अंदर देखो बच्चों, प्रदीप्स के न्यूमेरिकल करने बहुत ज्यादा जरूरी है, उन्हें आप चाहे पढ़कर जाए। ये स्टेटमेंट मैं बोल रही हूँ, अब आप 4 बच्चे बैठे हो, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यानी कि मैंने सबको बोला हुआ है, सब क्लास लें और पढ़ें। क्वांटिटी ऑफ करंट की बात कैसे बताना चाहती थी, देखो अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया, कहता है 1 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड में से एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करना है। ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया। तो बताइए हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट इन फैराडेज रिक्वायर्ड। ऐसे था। देखते ही पता लग रहा है, मुझे भी पता है तुम ऑब्जेक्टिव के बच्चे हो, तो तुम्हें पता लग रहा है इस एल्यूमिनियम का चार्ज 3+ है और इसको कन्वर्ट करना है किस में? एल में। तो बच्चों 1 मोल सॉलिड ही है ये। पर बच्चों ये जब आयन लिखोगे, क्योंकि ये आयन इससे आया है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये 1 मोल एल्यूमिनियम बनाए। फिर यहाँ लिखना पड़ेगा 1 मोल आयन है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन है। मोल मतलब 3 फैराडे। और क्या बनाता है? 1 मोल एल्यूमिनियम। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? ऐसे इक्वेशन बना के ऐसे लिखना पड़ेगा। अब इसके क्वेश्चंस चेंज करो। कैसे? 1 मोल एल्यूमिनियम मतलब 27 ग्राम, जो उसका एटॉमिक मास होता है। तो मैं क्वेश्चंस बदल देती हूँ, मैं ऐसे कह देती हूँ 3 फेराडे से एल्यूमिनियम जो डिपॉजिट होता है वो होता है 27 ग्राम, और यदि 1 फेराडे दिया होता करंट, क्वेश्चन आ गया ये, तो बताइए कितना होता? डिवाइड कर दोगे, 9 ग्राम। समझ आ गया? फेराडे बदल दूंगी, कम कर दूंगी, कभी अमाउंट को बदल दूंगी, और ये क्वेश्चन तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। इसी का जैसा एक क्वेश्चन और आया था अभी एग्जाम में, Cr2O7 नेगेटिव, और वो कन्वर्ट हो रहा था Cr3+ में। फिर पूछा था कितने फेराडे करंट। फिर से आपने लिख कर नहीं देखा, और लिख के देखा तो कैलकुलेट अच्छा नहीं किया। कैसे निकालोगे? इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर Cr का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आता है, जो कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 में। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आपको आते हैं, मुझे पता है। टोटल कितने हैं? 2। यहाँ पर कितने लगाओगे? 2। यहाँ पर भी बनेंगे कितने? 2। एटम्स को तो बैलेंस करो। फिर उनके आयंस को देखो, तो 6 2 12 हमारे पास आ रहा है, 3 2 6 इधर आ रहा है, तो इधर 6 नंबर आ रहा है, इधर 12 आ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे कि चार्ज बराबर हो जाए? 6 बराबर हो जाए, तो 6 मोल बोलोगे या 6 फैराडे? तो अब जो आंसर आ रहा था वो कितना आ रहा था? 6 फैराडे करंट आ रहा। इज दिस ओके? वेरी। तो आपको ऐसा सिखाया गया है। नोट्स कॉपी जरूर पढ़ के जाना, मैं बार बार कह रही हूँ। और न्यूमेरिकल्स और प्रदीश के न्यूमेरिकल प्रिंटेड आते हैं सीबीएसई में, प्रिंटेड, कुछ नहीं चेंज होता उसका। 6 फैराडे, मेरा क्या बात चल रही थी यहाँ पे कि इतना अच्छा था तुम्हारा। एक मिनट। 6 फैराडे था और ये आ गया था। हाँ, ये था कि मैंने वहां लिखा हुआ है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज? तो मैंने आपको बताया था 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6.023 10⁻23। और चार्ज पूछा है, एंड द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो क्या लिखोगे? 1.6 10⁻19। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल के आ जाएगा? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन।
तो आप लिखोगे दैट शुड बी इक्वल्स टू 6.023 10 की पावर 23 इंटू 1.6 10 की पावर -19 एंड आंसर इज 96500 कूलम्ब्स। दैट शुड बी इक्वल्स टू 1 फैराडे। और जब आप यहाँ पर मोल्स लिखते हो ना, जैसे ये लिखे 3 मोल इलेक्ट्रॉन 3 मोल, इसका मतलब 3 फैराडे। देखो यहाँ पे यही बताया गया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज इक्वल टू 1 फैराडे और 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500। नोट्स कॉपी में क्लियरली लिखा हुआ है, आपको दोबारा से याद करा। इज इट ओके? इस पेज में दिक्कत है? हटा दिया मैंने। आप सेकंड पेज पर चल रही हूँ। कोई और भी पढ़ रहा है निष्कर्ष, या मैं और आप ही पढ़ रहे हैं? यस मैम, पढ़ रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो अब सेकंड चीज हमारे पास आ रहा है, फर्स्ट लॉ किसका? फैराडे। फैराडे जो मैंने कहा वो आपको याद है ना? प्लीज सारे बच्चे प्रदीप के एग्जाम्पल के क्वेश्चंस पढ़कर जाएं, प्लीज जाएं। जैसे अब देखो मेरे को रह के क्वेश्चन याद आ रहे हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्रदीप में सॉल्व है। वो था वन टॉप फैक्टर वाला क्वेश्चन था। CH F लगा देती हूँ, चलो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप बदल सकता है, ऐसा था। अब मैंने कल आपको बताया था, जब भी एसिड होता है ना तो एसोसिएशन हो जाता है। एसोसिएशन तो वन टॉप फैक्टर का कौन सा फॉर्मेट याद आता है? I-1 डिवाइड बाई 1/n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू अल्फा। ये किसका है? एसोसिएशन वाला है, एसोसिएशन का एसिड आते ही। पर बच्चों ये गलत है, ये फॉर्मूला यूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे क्या लग गया? एफ। एफ कौन सा इफेक्ट देता? -I। -I होते ही ये कैसा हो जाता? एसिडिक। तो ये एच आयन रिलीज कर देता और प्लस समथिंग समथिंग। तो इसका मतलब आई अल्फा का ये फॉर्मूला नहीं लगता, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन M-1 लगता। इज दिस क्लियर? ये सीबीएसई, हाँ यस मैम। सीबीएसई एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन है। आप लोग जरूर देखकर जाएं, प्लीज इन्हें देखकर जाएं, सेम क्वेश्चन उतरेंगे वहां पे। अब मैं फर्स्ट लॉ फैराडे पे चल रही हूँ। तो पहले स्टेटमेंट, फैराडे कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट। कितनी इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर रहे हो। जैसे यहाँ पे हमने काम किया था, तो मैंने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पास की, उसके हिसाब से यहाँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है या कोई भी गैस रिलीज होती है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे है। अमाउंट ऑफ करंट की बात कर रहे हो, तो करंट किस किस से बनता है? आई से, प्लस से माइनस चलेगा ना, तो आई से, आई। और कितने टाइम के लिए करंट की? टी। इसका मतलब Q इज इक्वल टू आई टी। करंट आ गया हमारा, ठीक है। तो जितनी देर तक आप दोगे उस हिसाब से यहाँ पे प्रोसेस शुरू होगा, ये प्रोसेस चलेगा, उसी हिसाब से यहाँ पे सब्सटेंस डिपॉजिट होंगे। अब जैसे यहाँ पे एक जगह हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और एक जगह क्लोरीन, तो यहाँ पे क्लोरीन रिलीज हो रही थी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये पूछेगा आपसे। यही है स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ करंट। तो उसने कहा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने लिखा W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। फिर मैंने लिखा प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ ZQ। Z को मैंने एक नाम दिया था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है ना, ग्राम इक्विवेलेंट ऐसे करके। और फिर मैंने बताया कि Z को लिखा कैसे जाता है, तो बताया था इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। तो आप इसे लैंग्वेज में लिख सकते हो कि 1 फैराडे करंट जब देते हैं तो इक्विवेलेंट सब्सटेंस विल डिपॉजिट, दैट इज इक्वल टू Z। उसी को Z कहते हैं। इक्विवेलेंट वेट को और कैसे निकाला जाता है? आप बोलोगे मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर, वही इक्विवेलेंट वेट होता है, और साथ में 96500। बस अब Z की वैल्यू मैंने यहाँ प्लेस की थी, तो हमारे पास आया था W इज इक्वल टू, लिखू तो हम लिखेंगे M, Q की जगह मैंने लिख दिया आपकी बार I T, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाई एन फैक्टर, ये इक्विवेलेंट वेट बन गया, साथ में 96500। खत्म, सारी दुनिया के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे इतने से। सही है। कुछ बच्चों ने क्या किया, इतना सिंपल क्वेश्चन था ना, कौन सा वाला था, ये जो नीचे वाले मैंने पढ़ाए अभी, ये वाले, ये वाले, उन सब में ये लगा के आ गया। अरे इसकी जरूरत ही नहीं है यार, आपको तो सबसे सिंपल काम करना था, सिर्फ आयंस बनाओ और उसको डिपॉजिट कर दो, बस आयंस बनाओ डिपॉजिट कर दो, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आप नोट्स कॉपी एक बार जरूर पढ़ के रखें सारी, खूब अच्छा टाइम है आप लोगों के पास, तो आप अच्छे से तैयार कर, सो ओवर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास बोलेंगे अब तो हम इसे, एन को क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। जो भी एटम डिपॉजिट हो रहा है या कोई गैस रिलीज हो रही है, जैसे मान लो आपको बोलते हैं सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, वेट ऑफ सिल्वर,
तो यहाँ पर आपको वेट ऑफ सिल्वर निकालना है तो आपको एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर चाहिए, दैट इज 108, सबको पता है। एन फैक्टर ऑफ सिल्वर, चार्ज कितना होता है 1, तो 1 लगा दीजिए। आई करंट होगा, टी टाइम होगा, सेकंड्स में ले लेना, और ये 96500। एनी इश्यूज? कर लो के क्वेश्चन। यस मैम। उसके बाद आता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे का स्टेटमेंट यदि वो पूछे तो 1 मिनट रुक के आराम से याद कर लेना। इट इज द स्टेडी, क्या पता है, 1 मिनट में बना के याद आ जाता है मुझे। एक तो सीरीज में हमारे सेल होने चाहिए थे, बैटरी होनी चाहिए थी, और ये कनेक्टिविटी होनी चाहिए, सही है। तो स्टेडी करंट, यदि हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट को पास करते हैं विद अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो उस केस में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका इक्विवेलेंट वेट। ये था हमारा। दोबारा बोल रही हूँ, इफ स्टेडी करंट इज पास थ्रू the series of electrolytic cell, then amount of substance which deposit is directly proportional to equivalent weight। तो मैंने ऐसे दिखाया, मान लो ये सिल्वर नाइट्रेट का सेल चल रहा है, तो ये CuSO4 वाला सेल है, इलेक्ट्रोलाइट बना देते हैं हम, ये। तो जब इधर रिएक्शन होगी, एक्वस है सब में, पानी है मतलब साथ में, AQ, AQ, तो यहाँ डिपॉजिट होगा कॉपर का और यहाँ डिपॉजिट होगा सिल्वर का, एक ही करंट पास हो रहा है। तो आप बोलोगे वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट इज इक्वल टू क्या? तो मान लो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्म, ये भी करो, फैराडे भी करो, तो आप लिखोगे वेट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू जेड, सही है ना, और क्यू, तो जेड ऑफ सिल्वर लिख दो। ऐसे ही लिखो सेकंड के लिए, क्या लिखोगे, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट इज इक्वल टू जेड ऑफ कॉपर, साथ में क्यू, बिकॉज मैंने लिखा स्टेडी करंट ऑफ स्टडी अमाउंट ऑफ करंट है ना, वो ही पास हो रहा है यहाँ, इसलिए। तो अब जब मैं इसे कंपेयर करूंगी तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और बस इतना सा बच जाएगा, है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या दिख जाएगा, यदि मैं इसे इसको देखूं तो मैं इसे सिंपल में ऐसे लिख सकती थी ना, W1/W2। Z को कैसे लिखते हैं, अभी बताया मैंने, Z को कैसे लिखते हैं, E/96500, सही है। तो इक्विवेलेंट वेट किसका लोगे, फर्स्ट वाले का, यानी ऊपर जो भी हो, सिल्वर है तो सिल्वर का, नीचे कॉपर है तो कॉपर का, तो E1/A2, और बस ये सारा फॉर्मूला। यदि आपको सिर्फ न्यूमेरिकल मिलता है, देन यू शुड राइट डायरेक्ट फॉर्मूलाज फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। इसमें एक क्वेश्चन आपको याद होगा, हमने ये भी कहा था कि फर्स्ट लॉ फैराडे की बात कर रही हूँ, कि यहाँ पर एक ट्रे लगा दी है सिल्वर की, और उस पर डिपोजिशन हो रहा है ऐसे ऐसे, उसका सरफेस एरिया इतना है, उसकी डेंसिटी इतनी है, याद आ रहा होगा आपको, ऐसा भी एक न्यूमेरिकल है, हाँ। तो पर वो टफ नहीं है, बहुत आसान सा ही है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट चल रहा है कि आर यू नो अबाउट की डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, कि ट्रे का वॉल्यूम क्या होगा, तो बोलोगे ट्रे का एरिया इंटू थिकनेस ऑफ जो सिल्वर की प्लॉटिंग आप कर रहे हो, है ना। मास ऑफ सिल्वर जो आप लिख रहे हो, दैट इज नथिंग एनीथिंग एल्स वेट ऑफ सिल्वर। वेट ऑफ सिल्वर निकालने के लिए आपको यही फॉर्मूला यूज करना होगा। तो वेट ऑफ सिल्वर पहले निकालना, डेंसिटी ऑफ सिल्वर आपको दे रखी होगी 10.8 होती है उसकी, वॉल्यूम की जगह एरिया और थिकनेस, इन दोनों में से एक चीज देते हैं, एक चीज निकलवाते हैं, कभी थिकनेस निकलवा लेते हैं, कभी एरिया निकलवा लेते हैं, आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। पढ़ लोगे आप लोग ये क्वेश्चन। सो मैंने वाइंड अप कर दिया है, फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो गया है, सेकंड पार्ट में शुरू कर रही हूँ, और वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल सेल। तो बच्चों ड्रॉ द केमिकल सेल, ये सब तो पूछा नहीं जाता है। हाँ, हाइलाइटर ये जरूर होना चाहिए, क्या, कि इनडायरेक्ट रिडॉक्स पर बेस्ड है, इनडायरेक्ट रिडॉक्स, इनडायरेक्ट रिडॉक्स पर ये बेस्ड होती है, और इनडायरेक्ट रिडॉक्स पर बेस्ड होती है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग कंटेनर में होते हैं, यू शेप ट्यूब होती है जिसे नाम दिया जाता है, आप बताओ, सॉल्ट ब्रिज का। व्हाट इज द यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज, दो कंटेनर को कनेक्ट करने का काम करता है, और इलेक्ट्रोलाइट को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है ये सॉल्ट ब्रिज। तो ये जनरल चीजें हैं, मुझे नहीं लगता आप लोगों को नहीं आती होंगी, आई होप आप आती ही है। डेल जी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। कैसा प्रोसेस हो गया, स्पॉन्टेनियस, है ना, स्पॉन्टेनियस तो हो गई। जो एक्टिव मेटल होगा उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और जो लेस एक्टिव मेटल होगा उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है जिंक, यहाँ पे आ रहा है कॉपर, और ये लो यू शेप ट्यूब ऐसे,
दैट इज सॉल्ट ब्रिज। और ये मान लो जिंक है तो ये मान लो कॉपर है, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने ये बैटरी, बीच में वोल्ट मीटर और ये लगा दिया। वोल्ट मीटर का काम रीडिंग निकालना, क्या रीडिंग आ रही है ये कैलकुलेट कर देना है। सही है बच्चों? ठीक है, इनडायरेक्ट तो है ही, अलग अलग कंटेनर में होती है। रिएक्शन समझाने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4 का होता है, यहाँ का इलेक्ट्रोलाइट CuSO4 का होता है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्शन होती है, जिससे जिंक का कन्वर्जन हो जाता है किसमें, Zn2+ में, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सेकंड जो साइड होता है उसमें Copper 2+ आयन सॉल्यूशन, Copper 2+ आयन आने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन को लेता है और लेने के बाद कन्वर्ट हो जाता है कॉपर में। बताइए बच्चे, नीचे ये चीजें यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, तो नेट सेल इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो नेट सेल में ये लेफ्ट हैंड साइड की रिएक्शन होगी, ये राइट हैंड साइड की, और दोनों को ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, जिंक का ऑक्सीडेशन होता हुआ दिखाई देगा। तो जिंक कॉपर का रिडक्शन होता हुआ दिखाई देगा, Copper 2+। Copper 2+ is converted into copper solid and zinc solid is converted into Zn2+। खत्म हो गया, ठीक है, नेट इक्वेशन। तो बस यही चीज है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके पास, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो आपको मालूम होगा सिंगल इलेक्ट्रोड से आप समझाते थे कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है, वही समझ आ गया होगा शायद। जैसे एक कंटेनर लेकर यहाँ पे कॉपर ले लिया, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, रिलीज हो गए, Copper 2+ आ। तो बताइए कॉपर पे क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। और सॉल्यूशन में कौन आने लगे, Copper 2+ आयन, तो सॉल्यूशन कौन से चार्ज हो गया, पॉजिटिव। तो ये माइनस हो गया इलेक्ट्रोड, सॉल्यूशन प्लस हो गया, तो दोनों के बीच में अपोजिट चार्ज आ गया। और इसी को हमने क्या कह दिया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने वाला वोल्टमीटर। सही है, वोल्टमीटर लगा के पोटेंशियल क्रिएट कर लो, तो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस आने लगेगा। किस प्रोसेस के थ्रू आ रहा है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू होती थी। प्रोसेस ये हो रहा है कि कॉपर कन्वर्ट हो रहा है Copper 2+ में, इसलिए बनने वाले पोटेंशियल को हम नाम देते थे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -0.34। अभी 2 मिनट पहले 0.34 लिखाई थी, पर ये तब होता जब आपका यही प्रोसेस कुछ ऐसे करा जाता, 2+ आयन कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड, यानी उल्टा काम होता। और उस केस के अंदर प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन ना कहकर क्या बोलते हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड द वैल्यू इज +0.34 वोल्ट्स। अनम्यूट करें, बताएं, समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड छोटी छोटी चीजें, जैसे इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर, इलेक्ट्रोड पर, टेम्परेचर पर, कंसंट्रेशन, इसके बारे में पढ़ना है आपको। आपको पढ़ना है सेल पोटेंशियल क्या होता है। मैं तो सिर्फ फॉर्मूला बता रही हूँ, अब आपको सेल पोटेंशियल आप लोग जानते हो, ई सेल इज इक्वल टू E0R माइनस E0L, ऐसे लिखा जाता है। तो राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, ऐसे ऐसे करके लिख देते हैं। एक्चुअल कंडीशन लोगे तो साइन प्लस हो जाता है, यानी एक्चुअली किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक्चुअली किसका रिडक्शन हो रहा है, तब साइन प्लस होता है। ठीक है, ये सेल पोटेंशियल हो जाता है। चलिए स्टैंडर्ड बनेगा, चलिए बस बहुत है। एनसीईआरटी आपको इससे ज्यादा नहीं पूछती है। एनसीईआरटी को कोई मतलब नहीं है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, ऑब्वियसली हमें पता है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। उसका यूज भी मैंने ऐसे जनरल तो बता ही रखा है कि दैट वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर अननोन इलेक्ट्रोड, आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा मर्करी इलेक्ट्रोड और कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो एनसीईआरटी नहीं है। अच्छा, तो इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज क्या होती है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज क्या होती है। तो आपको पता है पेज नंबर 44 पे एक सीरीज बनी हुई है, ऊपर से नीचे तक ऐसे एलिमेंट्स गए हुए हैं, सबसे ऊपर लिथियम है, नीचे की तरफ फ्लोरीन है, वही रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज है। तो उसको आप डिफाइन कर सकते हो इन केस वो आपसे पूछ ले तो, कि भाई एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। What is the use of series that we can find out oxidizing agent और reducing agent, इनके बारे में पता लगा सकते हैं। We can find out E नोट सेल, अभी अभी आपको बताया, सीरीज में जो वैल्यूज होती हैं उससे हम निकाल सकते हैं। नंबर थर्ड, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन,
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में, लाइक जिंक है उसका भी रिडक्शन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर जिंक बना रहा है। कॉपर में भी कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन लेता है और कॉपर बनाता है। पर अब इन दोनों में से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन-सी है? तो फिर ये है स्पॉन्टेनियस, नीचे वाली, ऊपर वाली नहीं है। क्यों? जिंक ज़्यादा एक्टिव मेटल है एज़ कंपैरेटिवली कॉपर के। तो जिंक का यहाँ पे रिडक्शन करवा रही हो, रिडक्शन नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ठीक है? तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। एक के कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। तो वो सारे मेटल्स जिनका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा हो? नेगेटिव। अब नेगेटिव में कौन-कौन आते हैं? लिथियम से शुरू कर देना आप लोग, चलते-चलते चलोगे तो टिन तक पहुँच जाओगे। ये सब और उसके बाद लिखा होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0, और इन सब का कितना है? माइनस। तो ये सब हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर सकते हैं। अनम्यूट करो, बताओ समझ में आया? ये सब आपको पढ़ना है एक बार रीडिंग में। ठीक है? ज़्यादा टाइम मत देना, बस एक रीडिंग हो जानी चाहिए। फिर ऐसे फालतू सवाल पूछते हैं ना वो कई बार, एक कंटेनर है, ज़िंक का बना हुआ है, इसमें मैं CuSO4 का सॉल्यूशन रख रही हूँ, क्या मैं रख दूँ? ऐसे बोले, तो आप क्या बोलोगे? रख दूँ कि नहीं रख दूँ? नहीं रख दूँ। ज़िंक जो है वो एक्टिव मेटल है, अपना ऑक्सीडेशन कर देगा और क्या रिलीज़ कर देगा? 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में मौजूद कॉपर 2+ आयन खा जाएगा, जिससे कॉपर तो कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सॉलिड में, और यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट था वो कन्वर्ट हो जाएगा ZnSO4 में। दिस इज़ अ सिंपल केमिकल रिएक्शन, आप ऐसे लिख कर देख लिया करो, ये लो ऐसे। अब बताइए क्या आप देखते ही पता लगा सकते हो कि दोनों में से ज़्यादा एक्टिव मेटल कौन है? तो आपको पता लगेगा ज़िंक है। तो ज़िंक अपने आप में से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, 2+ आयन बनाएगा, जो आगे सल्फेट से जुड़ जाएगा और कॉपर को रिड्यूस कर देगा। इज़ इट ओके? सब बच्चों को समझ में आ गया मेरी बात? वेरी गुड। तो आप ऐसे छोटे क्वेश्चन ज़रूर देखें, कुछ भी छोटी चीज़ को छोड़कर ना जाएँ। कहने का मतलब ये है कि आपको लगता है पेपर टफ आएगा, पेपर टफ नहीं आता। पेपर बहुत आसान आता है और पेपर आपसे बहुत छोटी चीज़ पूछ लेता है जो आपने ध्यान नहीं दी। बड़ी-बड़ी तो बहुत पढ़ ली है और छोटी भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है? इसके बाद भगवान करे आपका जेईई मेन्स अगला बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि छोटी चीज़ों पे ध्यान ना देना ही हमारे लिए सबसे बड़ी कमी है। वो आप सबसे पहले दें। चलिए, ठीक है? जैसे ही आप ये सब खत्म करेंगे उसके बाद मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है नल्स इक्वेशन, और इसको तो डेरिवेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस याद होनी चाहिए। ई सेल, ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन। अब मैं सब बच्चों से कहूंगी कि तुम यही लिखो। कई बच्चों ने क्या लिखा है? 2.303 RTNF। उन्हें ये होश ही नहीं है कि तुम पढ़ क्या रहे हो। भाई लास्ट नल्स इक्वेशन, अच्छा चलो उस टाइम ध्यान भी नहीं दिया, प्रदीप ने जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं इस फॉर्मेट से हो। 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। बताइए सबको समझ में आया कैसे लिखा है मैंने ये? हम्म? एक सेल हुआ करता था, एक सेल दे रखा है, जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, सेल रिप्रेजेंटेशन डबल लाइन है, कॉपर 2+ है, कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सॉलिड। ये लो जी, ये रिएक्शन आ गई। मान लो इसमें इसकी कंसंट्रेशन 0.01 है, कॉपर की 0.1 एम। ये कंसंट्रेशन आपसे कह दिया इनका ई नोट वैल्यू, कॉपर 2+ अपॉन कॉपर, ये रिडक्शन पोटेंशियल देखते ही पता लग रहा होगा, एंड द वैल्यू इज 0.34 वोल्ट। ई नोट Zn2+ अपॉन जिंक, ये देखिए फिर से आपको दिख रहा होगा रिडक्शन हो रहा है इन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एंड द वैल्यू इज -0.76। ये आपको पूरा एक क्वेश्चन मिल गया। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई सेल, सेल पोटेंशियल क्या होगा, दिस वन क्या होगा, मैं निकाल दूंगी। मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ई नोट सेल। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ई नोट सेल? ई नोट आर माइनस ई नोट एल। आर का मतलब जिसका रिडक्शन हुआ है। बताइए इन दोनों को देखिए, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? कॉपर। जिसका ज्यादा होगा उसी का क्या होगा? रिडक्शन। तो रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब 0.34 पहले माइनस माइनस 0.7। इज दिस ओके? कॉपर, और वैल्यू इज 1.10 वोल्ट। तो ये आ गया आपका 1 मार्क्स। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसे अरेंज किया, 1 नंबर आपका आ गया, 3 नंबर का न्यूमेरिकल। अब मैं अगले स्टेप पे जा रही हूँ, क्योंकि आपने सही फॉर्मूला लिखा है इससे मैं आपको हाफ मार्क्स दूंगी। अब मैं और आधा नंबर देने वाली हूँ, आप सही प्लेस वैल्यू कर रहे हो इसलिए। ई सेल इज इक्वल टू 1.1। आई होप समझ गए। ई नोट सेल की वैल्यू डाल दिए, -0.0591 डाल दिया है। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे मुझे 2 ही दिखाई दे रहे हैं जब भी मैं रिएक्शन दे रही हूँ।
0 से 2 प्लस, 2 से 0, इसका मतलब दोनों के नंबर सेम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए गए 2 ही होंगे, लॉग ऑफ। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पे दो तरीके से लिखते हैं, या तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, या लिखते हैं जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है अपॉन जिसका रिडक्शन। इस सेल से मुझे पता लग जाता है लेफ्ट हैंड साइड वाले का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऊपर आएगा जिंक की कंसंट्रेशन दैट इज 0.01, और ये है कॉपर की 0.5। डेसिमल सॉल्व कर देना, 1/10 आ जाएगा। इज इट ओके? बहुत बढ़िया। तो ई सेल इज इक्वल टू 1.1 माइनस इनका डिवाइड, मैंने तुम्हें कहा था याद कर लेना, 0.0295, 2 से डिवाइड होके यही आएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये अंदर आएगा log 1 माइनस log 10। आई होप समझ गए होंगे। log 1 तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1, -1 आंसर आएगा। कितना आएगा? -1। और इस -1 से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 1.1 प्लस 0.0295, आंसर आ गया आपका। आंसर आया 1.1295 वोल्ट्स। दिस इज ओके, वेरी। और बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान। ये क्वेश्चन कब गड़बड़ करता है? तब करता है जब मैंने आपके सामने लिख दिया कॉपर है और वो कन्वर्ट हो रहा है कॉपर 2 प्लस में, डबल लाइन Ag प्लस कन्वर्ट इनटू Ag, अब गड़बड़ करेगा। रीजन क्या है? इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए पर इसने लिए कितने? 1। तो उस केस में आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करोगे तो आपको n वैल्यू 2 मिल जाएगी। सही है? किसी का 2 है, किसी का 3 है, तो 6 मिल जाएगी, 3 2 जा 6 मिल जाएगी, है ना? इतना काम तो आप करोगे, पर साथ ही साथ बच्चों इसके लिए कि मेरा क्वेश्चन कभी गलत ना हो, आप मेरा कहना मानकर रिएक्शन साथ में लिख लिया करो। जैसे ऐसे, ये आ गया ट्वाइस Ag प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स जो ऊपर से मिले, और इसने ट्वाइस Ag बना दिया। इस रिएक्शन से हुआ क्या? मुझे ये पता लग गया कि सिल्वर के 2 मोल आयन है, वहीं कॉपर के मोल आयन 1 है। इसका यूज मैं इस नॉन इक्वेशन की वैल्यू में करूंगी। तो मान लीजिए ये मैंने लिखा ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। ये आपको पता लग गया कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं, ई नोट आर माइनस ई नोट, राइट? ठीक है। तो कॉपर के लिए वैल्यू मैंने तुम्हें बता दी थी, क्या होती थी? 0.34। सिल्वर की होती है 0.80। तो दोनों की प्लस में होती है, पर इसकी ज्यादा होती है, इसकी कम, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन। तो पहले रिडक्शन वाला लिखते हैं, यानी 0.8, फिर लिखेंगे -0.3, ऐसे लिखेंगे, और फिर दोनों को माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ तो 0.46 आता है। ये इसका ई नोट सेल हो गया, -0.0591 डिवाइड बाई 2। अब 2 क्यों लिखा तो मैंने तुम्हें समझा दिया था, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। और किस में नंबर कटेगा? इसमें कटेगा। ऊपर लिखते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? कॉपर का हुआ है, देखते ही पता लग रहा है। और रिडक्शन किसका हुआ है? Ag प्लस का हुआ है, पर Ag प्लस नहीं लिखना है, कितना लिखना है? पावर 2। क्यों लिखना है? क्योंकि यहाँ पे 1 मोल कॉपर कितने मोल सिल्वर से रिएक्ट कर रहा था? 2 मोल। इसे 2 के बैलेंस तो करना पड़ेगा ना आपको, तो वो 2 मोल्स यहाँ पे। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप एग्जामों में भूल जाते हो, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मैंने छोड़ दिया। इसके बाद अब मैं तुम्हें सिर्फ 2 रिलेशन और पढ़ा रही हूँ। एक रिलेशन मेरा मन कर रहा है क्या बता दूं, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई n लॉग ऑफ Kc। बताइए, याद आया? ऐसा डिराइव करा रखा है आपको, देख लेना इसको। डेरिवेशन नहीं आते, फॉर्मूले आएंगे सिर्फ, उनको यूज करना। एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डेल जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इसको भी पढ़ लेना आप। और तीसरा आपको बताया हुआ था कि डेल जी नोट ही ले लो, चाहे -2.303 RT लॉग ऑफ Kc। ये 3 रिलेशन है, और ये तीनों रिलेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि अभी प्री बोर्ड में आपने देखा कि उसने ई सेल तो पूछा ही पूछा, उसके अलावा उसने कभी आपसे डेल जी पूछ लिया और कभी आपसे केसी पूछ लिया। तो उस केस में आपको इन फॉर्मूलों को यूज करना आना चाहिए। अनम्यूट करें और बताएं, समझ में? डेरिवेशन की कोई नीड है? जैसे ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फैराडे ई नोट सेल आपको निकालने आएगी। ठीक है, ये भी हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ फॉर्मूला है। किसमें पढ़ा था? इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है, थर्मो में भी पढ़ा है, दोनों में पढ़ा है। ये वाला फॉर्मूला हमने इसी से निकाला, इसी से निकाला था। कैसे निकाला था? नर्म से, कि मैंने कहा था मान लो इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया, तो इक्विलिब्रियम में मुझे पता है कि कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा, और जब कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा तो ई सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी, ई सेल वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन रिमेन
सेम वही बनी रहती है, इक्वल नहीं सेम। तो उस करके हमने जो ये लिखा है ना कंसंट्रेशन, ये वाला पार्ट है, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन से लिखा है, अदरवाइज कैसे भी लिख सकते थे, सीपी अपॉन सीआर, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, नेट इक्वेशन से ऐसे भी डाल सकते थे। तो इस करके सीपी बाई सीआर भी एक तरीके से केसी ही बनाता है। समझ रहे हो? सीपी बाई सीआर समझ में आया क्या लिख दिया? हाँ, तो वो बना किससे, इस रिएक्शन से बना था। इस रिएक्शन में जिंक कन्वर्ट हो रहा था Zn2+ में, और कॉपर 2+ कन्वर्ट हो रहा था किसमें, कॉपर में। इसकी नेट इक्वेशन क्या लिखते आप, कॉपर 2+ इधर लिखते, जिंक इधर लिखते। अब बताइए जिंक प्रोडक्ट साइड हो गया कि नहीं हो गया, और कॉपर रिएक्टेंट साइड हो गया कि नहीं हो गया? यस। तो हमने क्या किया, हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उससे ऊपर नीचे रिडक्शन, या फिर सीपी बाई सी आर, यानी प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन ऊपर और अपॉन रिएक्टेंट की। समझे बेटा? हाँ वेरी गुड, कुछ गलत मत करके आना, सही से कर। चलो, ठीक है, ओवर कर दूं इनको? ठीक है। इसके अलावा यदि हमने चार्ज और कोई भी फालतू और चीज पड़ी है तो वो इसमें नहीं आएगी, अभी कोई इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यही कंटिन्यू कर रही हूँ, लास्ट फॉर्मेट दे रही हूँ, देखो मेरे लिए तो वो कौन सा होता है, कंडक्टिविटी वगैरह का। उस पे 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, पर वो मोस्टली न्यूमेरिकल पूछता है, इससे सबसे पहले फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं यार, वो तो वैसे ही याद होना चाहिए आपको। जैसे पहले मैंने पढ़ाया V=IR, फिर मैंने आपको पढ़ाया R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ, L/A। हाँ, तो फिर रो लगा दिया हमने, R=रो L/A, ये आ गया। तो बताइए रो क्या बना, तो फिर रो तो बना ही दोगे, रो R A/L हो गया, ये लीजिए, बस खत्म हो गया। इससे बना रहे थे हम वो फॉर्मेट की C=1/R होता है। फिर हमने पढ़ा था कि kappa=1/रो होता है, देखो हम लोगों ने पढ़ा है इसे। ये कंडक्टेंस है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ये कंडक्टिविटी है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, एल इज लेंथ ऑफ वायर नहीं है, क्या मतलब है? हाँ डिस्टेंस है ये एक तरीके से। वो मैंने बताया था, प्रीतम ने एक सेल बना के रख रखा है और उसमें 2 इलेक्ट्रोड घुसा दिए हैं ऐसे, और इसी सेल में आपको सारा काम करना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेल का, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लेते हैं ए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो लेंथ आप चाहो तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक की एल ले लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे, ये है, कितना पानी भर दिया उसे लिया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट आपने कितना भर दिया, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट ही आपको क्या दे देता था, रेजिस्टेंस दे, आर देता। फिजिक्स में क्या होता है, वायर चाहिए होता है, वायर देता है, लेंथ होता है, उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होती है, वो रेजिस्टेंस बनाती है। केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पे एक सेल होता है, और सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, और उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन होता है वो कितना फिल किया, उतनी हाइट चढ़ जाएगी ऊपर, उतनी हाइट बन जाएगी, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रोड के बीच है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो लोगे, तो वॉल्यूम आ गया कि नहीं आ गया। वो पूरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना रेजिस्टेंस देता है, आर देता है, वो पढ़ा जाता है। तो यहाँ L/A का मतलब कुछ और हो। चलिए ठीक है। हाँ, देखो आप कैसे भी पढ़ लो इसको, है ना, वो आप ही पर डिपेंड करता है। मान लो ये मैंने मान लिया, तुमने कह दिया मान लो लेंथ हो गई इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। फिर उसके बाद अब पानी डालोगे, क्योंकि मुझे तो 2 लेंथ चाहिए थी, कोई सी भी ले लूं मैं तो, 3 लेंथ हो गई ना। क्योंकि एरिया डालोगे तो एरिया भी तो 2 एक्सिस से बना हुआ है। तो ये गोल वाला एरिया हो गया, और दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लो आप L। ऐसे क्लियर करो तो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो मैंने आपसे ये कह दिया कि जो सॉल्यूशन आप डाल रहे हो वो किस लेवल पे डाल रहे हो, राइट, बस उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये सही है, हाँ आपको ये क्लियर हो रहा है ना, तो आप ये रख लो, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक ही बात है, बस वो तो बताएगा आप कि भाई इन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दिस, ऐसे ऐसे काम करेगा। चलो ठीक है, एक बात आई थी हमारी, रो इज इक्वल टू क्या बना था ये बताओ, R/A/L, ये बना था हमारा, जस्ट पीछे मैंने बनाया, इसको मैंने रिवर्स कर दिया, रिवर्स किया तो मैंने इसे 1/रो कर दिया, 1/R कर दिया, और इसको कर दिया L/A। फिर आपको याद आया, इसको मैंने लिखा था कापा अभी अभी,
और इसको मैंने अभी अभी लिखा था सी, उसको मैं जी स्टार लिखूंगी। जी स्टार को ही सेल सेल कांस्टेंट कहते हैं, सेल कांस्टेंट, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको प्रीतम ने सेल बनाकर फिक्स कर दिया है, ये दोनों को एल कर दिया है, इनके बीच का सॉल्यूशन है जिसे उसने क्या कह दिया है ए। तो सेल कांस्टेंट कभी भी किसी सेल का नहीं बदलता, सेल कांस्टेंट ऑलवेज फिक्स्ड, फिक्स्ड है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसके सेल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स हो, पर उस सेल का रेजिस्टेंस बदल सकता है। क्यों? जब आप कंसंट्रेशन चेंज करोगे ना, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इज दिस ओके? तो इसको कंडक्टिविटी बोलते थे, इसको कंडक्टेंस बोलते हैं, इसको जी स्टार यानी सेल कांस्टेंट। बस इसी पर एक न्यूमेरिकल आ जाएगा अब आपके पास। कह देगा कापा निकालो, कापा निकालो, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी निकालो। कब? जब आपको जी स्टार की वैल्यू दे दिए और आर की वैल्यू दे दी। तो आपको पता है सी को कैसे भी लिखा जा सकता है, 1/r। तो ऐसे छोटे छोटे से रिलेशन है, 2-2 मिनट के, बस उनको देखने आपको, निकल जाएगा सारा, हो जाएगा। ठीक, इसको मैंने छोड़ दिया। इसके बाद देखिए डेफिनेशन की कौन कौन सी चीजें जो आपको लर्न करनी है। डेफिनेशन आप लोगों को लर्न करनी है, मुझे नहीं। लैम्डा एम लर्न करो, लैम्डा ई क्यू लर्न करो, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायलेशन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डायलेशन, कॉलराश, हाँ, कॉलराश लॉ, ये सब आप लोगों को रिवाइज करना है, पढ़ना है। फैक्टर्स ऑन विच लैम्डा एम डिपेंड्स पढ़ना है। वो है ना डिबाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन, डिबाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन डीएचओ, याद आया? कौन सी? लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस ए रूट सी, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। याद आया? ग्राफ ग्राफ लेते थे, तो इसको पढ़ना है। तो ये जो रीडिंग वाले पार्ट ये आप लोग पढ़ोगे, मैं इस पर काम कर रही हूँ। लैम्डा एम इंफिनिटी को कैसे लिखा जा सकता है? कापा अपॉन एम। यदि 1000 लगा दिया, इसका मतलब जो यूनिट है वो है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मूल इनवर्स, याद आनी चाहिए, आप लोगों को पढ़ाया हम लोगों ने। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है अगेन कापा अपॉन एन, ऊपर यदि 1000 मैंने लिख दिया यानी यूनिट है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। यू नो ना साइमन वगैरह तो यूनिट्स होती थी ना, रेजिस्टेंस की ओम होती है, ओम इनवर्स होती है तो साइमन बन जाती है। याद आया आपको? हाँ, तो ये वही वाली बातें हैं, बस उसका ध्यान रखना है। 1000 आएगा तो सेंटीमीटर है, 1000 नहीं लिखोगे तो मीटर्स में, वैसे ज्यादातर सेंटीमीटर में मिलेगा तो 1000 लगा देना, दैट्स ऑल। तो अब एक क्वेश्चन की मैं तुमसे बात कर रही थी, तो मैं ऐसे कह दूंगी, मान लो आर दे रखा है, जी स्टार दे रखा है, तो उससे आप सबसे पहले क्या निकालोगे? कापा, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा? जब कापा आपके पास में आ जाएगा, देन यू कैन फाइंड आउट लैम्डा, सेकंड स्टेप। तो अब ये क्वेश्चन अपने आप में छोटा है या बड़ा है, ये तो मैं भी नहीं कह सकती, पर ऐसा हो सकता है। इसका एक छोटू स्टेप ऐसा भी दे सकता है कि आपको एल और ए दे दिया, तो जब एल और ए दे देगा तो पहले आपको निकालना पड़ेगा जी स्टार एल बाई ए करके, ये रिलेशन से। तुम्हें समझ आ रहा है? पहले जी स्टार निकालो, फिर कापा निकालो, फिर ये निकालो। प्रदीप के अंदर सोल्ड एग्जाम्पल्स, आपको सिर्फ रीडिंग करनी है। रीडिंग कर लें आप लोग, क्वेश्चन पढ़े, आंसर देख लें, बस खत्म। और हमने बहुत पढ़ाया हुआ है, और वैसे आपने जेई के लिए तैयारी भी की होगी, मुझे डर नहीं लग रहा ज्यादा तुमसे, तो तुम लोगों ने ठीक किया होगा काम। ठीक है, वेरी गुड। इस पर हम थोड़ा डिटेलिंग कर लेते हैं। एक ग्राफ का सेक्शन भी आया था, यहाँ लैम्डा एम था, रूट सी के साथ का ग्राफ था, और आपसे बताया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफ ऐसे ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता था, और वीक के लिए ऐसे हो जाता। और हम बताते थे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उसके उसकी लैम्डा एम इनफाइनाइट निकाली जा सकती है, इनफाइनाइट निकाल सकते। कैसे? क्योंकि रूट सी की वैल्यू इस पॉइंट पर आती क्या हो जाएगी? 0। जैसे ही रूट सी 0 हो जाएगा, तो फिर लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी हो जाएगी, राइट? तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, तो इस तरीके से अपनी कंडक्टिविटी को शो कर सकते हैं। बट ये है एसिटिक एसिड यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, विच इज नॉट कंप्लीटली आयनाइज। सो इसके ग्राफ को जब आप बढ़ाओगे तो वो मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और ये कभी भी मैच नहीं होगा। और इसके लिए हम लैम्डा एम इन्फिनिटी डिबाई हकल ऑनसेगर या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से नहीं सॉल्व कर सकते। इज इट ओके? सो इसको सॉल्व करने के लिए लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो लैम्डा एम इनफाइनाइट जो है ना वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यदि मुझे सॉल्व करना है तो मुझे कॉलराश लगाना पड़ेगा। अब कॉलराश की स्टेटमेंट आप पढ़ोगे, पर उसने क्या कहा था? उसने कहा था लैम्डा एम इन्फिनिटी जब भी निकालो
तो मान लो एसिटिक एसिड की निकालनी है CH3COOH की, तो वी शुड यूज लैम्डा इन्फिनिटी वैल्यू फॉर द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस विद वीक ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड निकालनी है तो मैंने यूज किया है सोडियम एसिटेट। अब आप देखिए सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस का, मैंने यूज किया है H चाहिए ना मुझे, तो मैंने यूज किया है स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। आप समझ रहे हो, वीक की निकालने के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है। फिर जब मैंने इन्हें ऐड किया तो मुझे यहाँ पे एक्सेस मिलने लगा, किस किस का, Cl और Na का, तो मुझे माइनस करनी पड़ेगी लैम्डा इन्फिनिटी किसकी, NaCl। बस खत्म, ये एक न्यूमेरिकल है, आपने सॉल्व कर दिया इसको। तो ये न्यूमेरिकल का फॉर्मेट देखोगे। नंबर 2, इसकी सेकंड एडवांटेज थी कि वी कैन फाइंड आउट अल्फा। अल्फा का मतलब था डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिसोसिएशन कह दो कोई दिक्कत नहीं है, कितने आयंस डिसोसिएट हुए, वीक है ना इसलिए। दैट इज लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी। बच्चा बोलेगा इनफाइनाइट कौन सा है, तो मैंने बताया था मैक्सिमम या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो सबसे ज्यादा होती है वही इन्फिनिटी है। और सी कौन सी है, सी का मतलब है इस समय जो कंसंट्रेशन है 0.1 m एसिटिक एसिड है, तो इस कंसंट्रेशन पर जो लैम्डा एम की वैल्यू है दैट इज लैम्डा एम सी, दोनों का रेशो दैट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, तो लैम्डा एम सी की वैल्यू वो देगा आपको, नहीं देगा तो क्या करेगा, ऐसे फॉर्मेट निकलवाएगा, देखो कहाँ गया ये। अब इसको मैंने करेक्शन देना, ये सी बना दे, सी बना, यानी वो आपको क्या दे देगा, कापा दे देगा और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। तो उससे आप सबसे पहले क्या निकाल लेना, लैम्डा एम सी। तो जैसे ही लैम्डा एम सी निकलेगा ना इस फॉर्मूले से, उसको इसमें डाल देना। इनफाइनाइट निकालना है तो या तो आप ये वाला फॉर्मेट यूज करोगे या उसकी वैल्यू गिवन देगा, देगा तो बहुत अच्छी बात है पुट कर दूंगा, नहीं देगा तो मैं ऐसा वाला फॉर्मेट यूज कर लूंगा। इज दिस ओके? इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया, कापा अपॉन में एम इंटू में 1000। इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया, ये ऊपर वाला फॉर्मूला, ये ज्यादा बड़ा है इधर लिखने से, तो अल्फा निकल जाएगा। फिर आपको याद होगा हमने ऐसे ए बी टाइप का ग्रुप बनाया था, A प्लस बी माइनस करके आयनाइजेशन हो रहा है ऐसे, वीक एसिड का है, कैसा कॉम्बिनेशन है वो, इसको सी माना था, इसको 0 0 मान लेता, सी में से माइनस किया था, सी अल्फा याद आ रहा है, ऐसे करते थे। तो बस इससे हम के निकालते थे विच इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो प्रोडक्ट आएगा सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइड बाई सी, 1 माइनस सी से सी कैंसिल हो जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी दैट इज सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल के, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। इज दिस फाइन? तो अब आप देख लो मैंने सारे फॉर्मूले और सारा मैथ्स ही मैथ्स भरा हुआ है, मैथ वाला बच्चा तो फिजिकल से भाग ही नहीं सकता। तो ये भी फॉर्मेट हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे निकाल सकते हो, अपने दिमाग को बिठाओ, बोलो ये सारे फॉर्मेट आते हैं कॉलराज पर, कॉलराज किस पे लगता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पर। ये ऊपर वाले आते हैं सारे स्ट्रॉन्ग पर, स्ट्रॉन्ग पर कंडीशनल होते हैं, ये किसी कंसंट्रेशन पर निकाले जाते हैं, तभी तो एम दिए मैंने, एम इज मोलैरिटी, एन इज नॉर्मेलिटी, इस कंसंट्रेशन पर लैम्डा एम की वैल्यू होता है, मोलर कंडक्टिविटी। ओके फाइन। अब हमारे पास सेल का लास्ट सेगमेंट आता है, वो होते हैं बैटरीज या फिर सेल, तो आप लोगों ने पढ़े थे आई थिंक, है ना, सीबीएसई में डिलीट नहीं किए ना अभी, प्राइमरी सेकेंडरी। हाँ, तो प्राइमरी सेल है और सेकेंडरी सेल है, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। प्राइमरी सेल रिचार्जेबल होते नहीं है, दो ही होते हैं, एक तो ड्राई सेल होता है और एक मरकरी सेल होता है। ड्राई सेल को लेक्लेंचे सेल का नाम भी दिया जाता है, मरकरी सेल बटन सेल भी कहलाता है। बस इनके बारे में बता देना। ड्राई सेल को लेकर के आप बताओगे यूज कहाँ कहाँ होता है ना, मैंने कहा था एक बार यूज से क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो ये अपने रिमोट वगैरह के अंदर होता है, और सेल वॉल नहीं, सेल वॉल वो जो है क्या होती है, वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक होती है, वॉल क्लॉक में भी ड्राई सेल, टॉयज वगैरह में भी होता है, टॉर्च में भी ड्राई सेल, ये सब यूज होता है। तो ड्राई सेल में होता क्या था ना, बस ऐसे सेल बना दिया मैंने, ये इलेक्ट्रोड लगा दिया, कार्बन का बना हुआ है, चारों तरफ ब्लैक कलर का पाउडर है, ये जो पेस्ट है वो था ZnCl2 का, अमोनियम क्लोराइड का, याद आ रहा होगा आपको, ये सब लिखा था। इलेक्ट्रोड जो बाहर होता है वो जिंक का होता है, अंदर टर्मिनल कार्बन का है जिसे ग्रेफाइट कहते थे, कार्बन ग्रेफाइट। चलिए ठीक है, उसके बाद हमारी बातें सारी वर्बली हो गई हैं, यूज कहाँ था,
एनोड पे रिएक्शन थी जिंक की, जिंक कन्वर्ट हो रहा था Zn2+ में, साथ में इलेक्ट्रॉन। ये ड्राई सेल वर्किंग कर रहा है यहाँ पे। कैथोड की रिएक्शन बताई गई थी, पर उसमें ये बताया गया था MnO2 लेना है आपको और अमोनियम आयन लेना है, साथ में इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं। ये आपस में रिएक्शन करके आपको बना कर देंगे MnOOH नेगेटिव, साथ में आएगा अमोनिया गैस। बस खत्म। तो जो गैस है वो सेल में से बाहर निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि इस गैस ने क्या किया था, ZnCl2 जो पेस्ट था उसके साथ रिएक्शन करके अपने आप को एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया था, ऐसे ऐसे वाले। तो ये गैस यहाँ पे रिएक्शन कर जाती है। नंबर फोर्थ, ये जो सेल है, यदि आप इसे सेल को यूज नहीं करोगे, सोचोगे मैं तो नया ही रखे रखूं, तो ये रखे रखे खराब हो जाएगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन है। तो एल्कलाइन सॉल्यूशन होने की वजह से ये रस्टिंग कर देता है जिंक, तो फिर एनोड ही खत्म कर देगा, तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी। ठीक है, बस खत्म। ये सारी बातें आप बताओगे। 1.5 वोल्ट तक का करंट ये दे सकता है, 2 से 5 तक की वोल्ट है, 1.2 टू 1.5 तक। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मर्करी सेल, Hg सेल, बटन सेल जिसे हमने कहा था। तो हमने कहा था इसका एनोड होता है वो होता है जिंक का, अगेन कैथोड होता है मर्करी ऑक्साइड का, तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट दैट इज KOH। फिर मैंने आपसे कहा था जब KOH आता है थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ये रिएक्शन में फिर से यूज हो सकता है। तो पहली रिएक्शन होती है जिंक की जो कन्वर्ट हो जाता है Zn2+ में और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। नहीं, हमें ऐसी रिएक्शन नहीं लिखनी चाहिए, हमें इसकी रिएक्शन लिखनी चाहिए जिंक, और अभी अभी बताया गया था इसका यूज भी होना चाहिए, OH- ट्वाइस जिंक ऑक्साइड प्लस H2O। तो बच्चों रिएक्शंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जैसे एक बार मैंने भी गलती लिख दी तो फिर मुझे याद है अरे नहीं ये तो OH आयन आ रहा है तो इसका यूज होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो HgO होता है, HgO कहाँ गया, ये रहा, कैथोड है, वो पानी और इलेक्ट्रॉन दोनों खा जाता है, ये खा गया। आने के बाद ये Hg में बदल जाता है और साथ में ट्वाइस OH नेगेटिव में बदल जाता है। नेट सेल इक्वेशन देखोगे, 2 OH आयन से 2 OH आयन कैंसिल हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं, पानी से पानी कैंसिल हो जाता है। क्या बचता है, जिंक प्लस HgO गिव्स Hg प्लस ZnO। इज इट ओके? और ये जो है ये कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ करंट सप्लाई करता है। जैसे ये जो एक रेंज में दे रहा था, मैंने कहा था ना 1.2 टू 1.5 रेंज में चला जाएगा, पर इसकी वैल्यू 1.35 वोल्ट होती है, कांस्टेंट वोल्टेज। उसका रीजन है इसका इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसकी कंसंट्रेशन रिमेन सेम, नॉट कंज्यूमेबल, कंज्यूम नहीं होता है, इसलिए आप यहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं देख सकते हो सेल बैटरी का। ठीक है, और बटन सेल आप लोगों ने देखा होगा रिस्ट वॉच वगैरह में, तो यही सेल चलता है अपना, हियरिंग एड्स में चलता है ना, कान में जो लगाते हैं सुनने के, गोल गोल सेल चलता है। ठीक है ना, फाइन। तीसरा जो हम ले रहे हैं वो है सेकेंडरी सेल, उसको डिटेलिंग मत करें, उसको लेड स्टोरेज सेल हम बोलेंगे। उसकी सिर्फ एक ही रिएक्शन लिख कर आना बच्चों, PbPbO2 प्लस। देखो बात ये आती है कि आप काम तब करो ज्यादा जब आपके पास टाइम है और आप कर सकते, तो आप कुछ भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो बहुत डिटेलिंग कराई हुई है। पर यदि छोड़ के आने वाले हो तो उस केस में ये नेट इक्वेशन जरूर पढ़ के जाओ और इसे तो लिखिए। ये लो खत्म ही हो गया मेरा तो काम। PbPbO2 एक एनोड एक कैथोड, H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट, रिएक्शन के बाद व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट और वाटर, रिएक्शन रिचार्जेबल, रिवर्स, डिस्चार्ज, फॉरवर्ड। इज दिस ओके? ये हो गई लाइट स्टोरेज तुम्हारी, 6 से 12 वोल्ट तक की करंट आप दे सकते हो इसके अंदर। और सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हुआ करता था, ऐसे बैटरी बनाई हुई थी, तीन तीन, एक तीन ऊपर, ऐसे एक एनोड और एक कैथोड, ऐसे बना रखा था। अलग अलग टर्मिनल्स थे, ये कैथोड था और ये एनोड था। इसका इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 हुआ करता था जिसकी डेंसिटी 1.36 ग्राम पर ml तक होनी चाहिए, पर रिएक्शन में जब काम में आने लगता है तो इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। उस केस में हमें हमारे घर में जो बैटरी लगी होती है ना, इन्वर्टर बैटरी, वो रिचार्ज मांगती है। तो वो तभी मांगती है जब आप इसका डेंसिटी को इससे नीचे कर जाते। ठीक है, फिर रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, तब ये दोनों एनोड कैथोड बनेंगे और ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। आई होप समझ आया आपको लेड स्टोरेज। अब देखो निकेट सेल नहीं आएगा, निकेट सेल में ऐसा कुछ है नहीं खास, फिर भी पढ़ लेना, आप लोगों को समझ आ जाएगा। और फ्यूल सेल बता दीजिए, फ्यूल सेल कर लोगे अपने हिसाब से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, फ्यूल सेल
अब फ्यूल सेल में सबसे पहले एनोड की रिएक्शन हुआ करती थी, जिसमें फ्यूल कौन था? एनोड ही था। फ्यूल था एनोड का हाइड्रोजन, और उसकी रिएक्शन होती थी OH नेगेटिव आयन से, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर भी KOH है। KOH, NaOH यही इलेक्ट्रोलाइट होता था इसका भी। तो OH आयन रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट कर जाता है, ट्वाइस H2 बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद बात आ रही थी कैथोड पर, तो कैथोड पर एक गैस आती है O2, ये दूसरा फ्यूल है। और इसने क्या किया, ऊपर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स और पानी दोनों को ले लिया, शायद वाटर ट्वाइस ही आएंगे, 4OH नेगेटिव बना गया, सारी रिएक्शन बैलेंस्ड। 4OH नेगेटिव बनाया। जब 4OH नेगेटिव बनाएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन 2 नहीं, कितने चाहिए? 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन के लिए ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन हो जाएगी 4OH नेगेटिव गिव्स 4H2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 4OH नेगेटिव से 4OH कैंसिल, और बताओ ट्वाइस H2O से 4H2O कैंसिल, कितना बचा? ट्वाइस H2 प्लस O2, ये देखिए दोनों बच गए, और प्रोडक्ट साइड में क्या बचा? ट्वाइस H2। तो ये जो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एज अ बाई प्रोडक्ट हो रहा है, जो कि पॉल्यूशन फ्री सेल को बताता है। तो फ्यूल सेल पॉल्यूशन फ्री सेल, इसी के बारे में। इज इट ओके? अपोलो स्पेस प्रोग्राम में हम इसे यूज करते हैं, कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। फ्यूल सेल के लिए हम परसेंटेज एफिशिएंसी निकाला करते थे, याद है तो आपको, कि एक सेल है जिसकी टोटल एंथैल्पी चेंज डेल एच नोट होती है, पर उसमें से सिर्फ वर्क फंक्शन होता है ना, मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन, वो सिर्फ डेल जी नोट करता है। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है अपन ने। तो हम कैसे निकालते थे एफिशिएंसी? इनटू 100। यदि एक सेल ने टोटल एनर्जी इतनी दी है पर यूजफुल वर्क डन इतना हुआ है, तो यूजफुल डिवाइड बाय टोटल इनटू 100, दैट इज कॉल्ड एज उसकी परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी। फ्यूल सेल के लिए ये वैल्यू 60 से 70% तक हुआ करती थी, हमें ये याद। ठीक है बालक, कर लोगे? ठीक। बस अब और कुछ बच रहा है? रस्टिंग, रस्टिंग समझ आ जाएगी या फिर मैं वो भी बताऊं? हो जाएगा, हाँ। तो रस्टिंग आप पढ़ लेना एक बार, फिर दिक्कत है तो पूछ लेना। अब होमवर्क मैं वॉइस नोट डाल रही हूँ, आप ग्रुप पे सब बच्चे करें। कल संडे है, मंडे तो आप सोच लो बिल्कुल टाइम ही नहीं है मंडे तो आपका। तो मंडे तो आप लोगों को ऐसा रखना कि बिल्कुल पैकअप वाला, ये अब फाइनल टच हो चुका है, और कल के दिन के बाद दोबारा नया नहीं पढ़ना है हम। राइट निष्कर्ष, समझ आ गया? हाँ। तो आप सारी चीजें पढ़ोगे निष्कर्ष, सारी चीजें, तीनों फिजिकल के चैप्टर तैयार हो गए, ऑर्गेनिक हमने टच कर दिए, कोऑर्डिनेशन टच किया, D&F आप लोगों ने पढ़ा था, डाउट है नहीं होगा तो पूछा नहीं आप लोगों ने। हाँ, बायोमोलिक्यूल्स है, उसको देख लेना आप लोग, कोई डाउट है तो मंडे तक पूछ लेना, ठीक है? अब डाउट पूछना है मंडे। नहीं 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 नहीं, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ये CBSE नहीं है, ये सब छोड़ दे। जो मैंने लिखाया है ना अभी तक तुम्हारे सामने, वो सारा इंपॉर्टेंट था, तो ये आए। नंस्ट आएगा, नंस्ट में पीएच के क्वेश्चन नहीं आए थे? यस मैम। नंस्ट इक्वेशन पे पीएच का क्वेश्चन आया था ना, आ रहा है? समझ आता था तुम्हें? हाँ हाँ, अरे हाँ, जैसे ये वाला था ऐसे, और इसको आप प्लेटिनम पर डालते थे तो गैस है तो कुछ प्रेशर बनाती है, 0.5 ATM। ये क्वेश्चन मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, 0.01 कंसंट्रेशन, ऐसे दे दिया। और आपसे पूछा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल, एक तो होता है सेल पोटेंशियल, एक होता है इलेक्ट्रोड, क्योंकि इसको किसी के साथ पेयर नहीं किया तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनेगा। तो मैं लिखूंगी ई इलेक्ट्रोड, रिडक्शन का है, दैट इज इक्वल टू ई नोट इलेक्ट्रोड। अब रिडक्शन पोटेंशियल ही है ये, 2H प्लस कन्वर्टेड इनटू H2 मैंने डाल दिया, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, ये डाल दिया। फिर लिखा है मैंने लॉग ऑफ, फिर आप क्या लिखोगे? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में क्या लिखोगे? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन टू दी पावर 2। ये ना होल पावर तो लगानी पड़ेगी ना, 2 मोल्स है, लगा। अब क्या होगा, ये तो निकालना है। इसकी वैल्यू क्या होती है? स्टैंडर्ड में 0 होती है, मैंने सिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले भी बोली थी। फिर लिखा था -0.0295, रुक जाओ, अब यहाँ आ जाओ। PS2 की वैल्यू इसने दे रखी है, कितनी दे रखी है? 0.5। तो आप यहाँ पर लिखोगे लॉग ऑफ 0.5, वैल्यू दे देगा वो आपको। फिर लिखोगे माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन टू दी पावर 2। अब इसको तो सॉल्व करना आता है ना आपको, -2 लॉग ऑफ H प्लस आयन, H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -2, ये दिख रही है आपको?
10 की पावर माइनस, तो ये -2 पावर के आगे आ जाएगा तो +4 हो जाएगा, और log 10 इज 1, log 10 इज 1। और यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू देगा वो एक्स वाई जेड, वो लिख लेना, एक्स वाई जेड वो दोनों ऐड कर देना और इससे मल्टीप्लाई कर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। समझ आ गया बच्चे? तो ऐसा क्वेश्चन ना मैंने करा रखा है नोट्स कॉपी में, आप लोग यदि उतारते थे तो जरूर होगा, नहीं तो प्रदीप की बुक में भी एक मिल जाएगा आपको, वैसे नोट्स में आप उतारते ही थे, करा हुआ है ये question, ठीक है, तो आप देखिए, ठीक है, ओके, ठीक है, चलो मिलते हैं मंडे, देखते हैं स्कूल में मिलेंगे, फिर क्लास लेंगे, शाम की क्लास नहीं लेंगे, मंडे स्कूल में क्लास लेंगे, ठीक है, चलो बच्चों, ठीक है, बाय बाय। कल संडे बेटा बहुत पढ़ना, बहुत ज्यादा पढ़ना, बहुत पढ़ना, नहाना मत चाहे, बस पढ़ना बहुत ज्यादा, ऐसा है, ठीक है, ओके, बाय बाय। थैंक यू मैम। वेलकम, वेलकम बच्चा।